हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंटीरियर करंट कंसेप्ट 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आज हम पढ़ेंगे 16 से 31 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स फुल डिटेल में। करंट कंसेप्ट। एक वाहन एक फास्टैग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य बिंदु। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने या किसी विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने के उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करना है। NHAI फास्टैग उपयोगकर्ताओं को RBI दिशा निर्देशों के अनुसार KYC अपडेट करके अपने नवीनतम फास्टैग की KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। NHAI ने टैगिंग उपयोगकर्ताओं को निष्क्रियता से बचाने के लिए 31 जनवरी के अंत तक ग्राहक को KYC प्रक्रिया को पूरा करने का सुझाव दिया है। फास्टैग यह एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। यह तकनीक की वीडियो स्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को किसी भी टोल भुगतान के लिए रुके बिना टोल प्लाजा के माध्यम से गाड़ी चलाने में सक्षम बनाता है। टोल किराया सीधे ग्राहक के लिंक्ड खाते से काट लिया जाता है। टैग जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए वैध है, जो 7 अलग-अलग रंग कोड में आता है। इस प्रणाली की शुरुआत 2014 में अहमदाबाद और मुंबई के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया था। इसे अप्रैल 2016 में किया गया था। एक वाहन एक फास्टैग एक पहल मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम की दक्षता को बढ़ाना, टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी से बचना। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। महाराष्ट्र के पेच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है, जो रात के आकाश नाइट स्काई को प्रकाश प्रदूषण से रोकता है। इसका मुख्य बिंदु हो जाएगा। डार्क स्काई पार्क एक पार्क या वेधशाला के आसपास का क्षेत्र होता है जो कृत्रिम लाइट प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। डार्क स्काई पार्क का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना है। पेच नेशनल पार्क में विभिन्न गांवों में 100 से अधिक स्ट्रीट और सामुदायिक लाइटों को नीचे की ओर वाली लाइटों से बदल दिया है, जिससे रात के आकाश पर उनका प्रभाव कम हो गया है। यह प्रमाण इंटरनेशनल डाई स्काई एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। लाइट प्रदूषण रात में कृत्रिम प्रकाश। लाइट प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश से संबंधित है जो प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यह वन्य जीवों के प्राकृतिक पैटर्न को बाधित करता है, वातावरण में CO2 की मात्रा को बढ़ाता है तथा कृत्रिम प्रकाश के कारण रात में आकाश में तारे स्पष्ट हो जाते हैं। पेच टाइगर रिजर्व। यह रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसका नाम पेच नदी के नाम पर रखा गया है। पेच टाइगर रिजर्व का क्षेत्र और आसपास का क्षेत्र रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक की वास्तविक कहानी वाला क्षेत्र है। जीव जंतु। यहाँ बड़ी संख्या में गौर भारतीय बाइसन, सांभर, बांकिंग डियर, चौसिंगा, चिकारा और जंगली सुअर पाए जाते हैं। वनस्पति। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन और वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसमें महुआ, पलाश, सागौन प्रमुख है।
भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO एक ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन है जो लद्दाख के हानले में अवस्थित है और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। जापान का चंद्रमा मिशन स्लिम। हाल ही में जापान में चंद्रमा की सतह पर स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून नामक एक अंतरिक्ष यान उतारा जो सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और भारत के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर SLIM को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा द्वारा सितंबर 2023 में तनेगाशिमा स्पेस पोर्ट से HIIA रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 100 मीटर के भीतर स्टिक लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। मिशन का उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष से आने वाले एक्स-रे का निरीक्षण करना और अभूतपूर्व सटीकता के साथ उनकी तरंगदैर्घ्य की पहचान करना है। भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविस्योर लॉन्च किया है। हैविस्योर वैक्सीन यह 2 खुराक वाला टीका है जिसमें पहली खुराक 12 माह से अधिक की उम्र में दी जाती है और दूसरी खुराक पहली खुराक से कम 6 माह के बाद दी जाती है। वैक्सीन की सिफारिश उन व्यक्तियों के लिए भी की जाती है जो उच्च हेपेटाइटिस ए प्रसार वाले क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। हेपेटाइटिस ए यह एक वायरल संक्रमण है। हेपेटाइटिस ए वायरस दूषित भोजन और पानी के सेवन या किसी संक्रामक व्यक्ति के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। लक्षण: बुखार, पेट की परेशानी, गहरे रंग की पेशाब और पीलिया। सरकारी पहल: वर्ष 2030 तक वायरस हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। हेपेटाइटिस को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक निपाह वायरस के लिए मानव निपाह वायरस वैक्सीन का पहला परीक्षण शुरू किया है। निपाह वायरस वैक्सीन ट्रायल में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के नेतृत्व में अगले 18 महीनों की अवधि के लिए 18 से 55 वर्ष की आयु के 51 लोग शामिल होंगे। वायरल वेक्टर आधारित टीके वे रोग पैदा करने वाले वायरस से कोशिकाओं में एंटीजन बनाने के निर्देशों की तस्करी करने के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करते हैं जिससे इसके खिलाफ सुरक्षात्मक परिरक्षा उत्पन्न होती है। निपाह वायरस यह पैरामाइक्सो वायरस के परिवार से संबंधित है। इसकी सर्वप्रथम पहचान वर्ष 1998 में मलेशिया और सिंगापुर में सूअर पालकों के बीच प्रकोप के रूप में हुई। टेरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़ वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करते हैं। यह प्रकृति में जूनोटिक जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। वन्यजीव व्यापार के नियमों में संशोधन। भारत ने हाल ही में अपने वन्यजीव व्यापार नियमों को संशोधित किया है जो आखिरी बार 1983 में अद्यतन किया गया था। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण लाइसेंसिंग विचार हेतु अतिरिक्त मामले नियम 2024 के तहत कुछ प्रजातियों को उनके वन्यजीव व्यापार के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया से बाहर करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख बिंदु: नए नियमबंदी जानवरों, सांप के जहर, जानवर तस्करी और मृत जानवरों से संबंधित लाइसेंसिंग मुद्दों में दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं।
नए दिशा निर्देश। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध जंगली जानवरों के व्यापार के लिए केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के अलावा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अनुसूची सेकेंड। केंद्र सरकार ने अनुसूची सेकेंड में सम्मिलित प्रजातियों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। वर्ष 1983 का नियम। इसने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट या अनुसूची सेकेंड के भाग 2 के तहत वर्गीकृत जंगली जानवरों के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यह जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अनुसूची फर्स्ट इसमें जीवों की वे प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं तथा गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं, जैसे चिंकारा, भारतीय चिंकारा। अनुसूची सेकेंड कम स्तर की सुरक्षा के अधीन वन्य प्रजातियां जैसे नीलगाय, चित्तीदार हिरन, चित्तल, भारतीय हाथी। नए नियमों को लेकर चिंताएं। अनुसूची सेकेंड प्रजातियों का बहिष्कार। अनुसूची सेकेंड में शामिल प्रजातियों को लाइसेंसिंग प्रतिबंधों से उनका बहिष्कार उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के स्तर के बारे में चिंता पैदा करता है। आगे की राह। अनुसूची सेकेंड की प्रजातियों के बहिष्कार एवं प्रजातियों के चयन के मानदंडों के लिए एक स्पष्ट तथा तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करना। वन्यजीव व्यापार कानून तथा विनियमों के प्रवर्तन एवं अनुपालन को सुदृढ़ करना। वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024 ऑक्सफैम। हाल ही में दावोस, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वां वार्षिक बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु। पूरे विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दुगनी बढ़ी है, जो 4 साल में कई बड़े देश के जीडीपी वृद्धि से ज़्यादा है। कोविड-19 के कारण 99% लोगों की आय में गिरावट हुई है। वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। विश्व के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है। अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकेगी। पुंगनुर गाय। हाल ही में प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में अपने आवास पर कई पुंगनुर गायों को अपने हाथों से चारा खिलाते देखा गया। पुंगनुर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनुर गांव में मूल रूप से पाया जाता है। ये गायें असाधारण रूप से छोटी होती है, जिनकी ऊंचाई केवल 70 से 90 सेंटीमीटर होती है और औसतन वजन 115 से 200 किलोग्राम तक होता है। इसे दुनिया का सबसे छोटा कुबड़ वाला मवेशी माना जाता है। 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार पुंगनुर गाय की कुल संख्या 13,275 दर्ज की गई है। महत्व। पुंगनुर गाय अपने समृद्ध दूध उत्पादन के लिए पहचानी जाती है, जो प्रतिदिन 3 से 5 लीटर दूध देती है। आंध्र प्रदेश के कई मंदिर, जिनमें प्रसिद्ध तिरुपति तिरुमाला मंदिर शामिल है, क्षीरभिषेकम देवताओं को दूध चढ़ाना के लिए पुंगनुर गायों के दूध का उपयोग करते हैं। इनकी दूध ओमेगा फैटी एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। पुंगनुर गायों को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, जिन्हें संकर नस्लों की तुलना में कम चारा, कम पानी और कम जगह की आवश्यकता होती है। चिंताएं। उच्च दूध उत्पादन के लिए संकर मवेशियों की ओर रुझान के कारण पुंगनुर मवेशियों को लुप्त होने का सामना करना पड़ रहा है। संरक्षण के उपाय। मिशन
पुंगनुर 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने IVF तकनीक का उपयोग करके मवेशियों की आबादी को बढ़ावा देने के लिए मिशन पुंगनुर शुरू किया। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र दक्षिणी क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश में चिंतला देवी नेल्लोर में राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इनसेट 3DS उपग्रह हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इनसेट 3DS उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पोर्टल से रवाना कर दिया है। इनसेट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा कक्षा में मौजूद इंस्टा3D और 3DR उपग्रहों को सेवाओं की निरंतरता प्रदान करना है। इनसेट प्रणाली की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। उपग्रह को अगले महीने GSLV F14 से लॉन्च किए जाने की संभावना है। उपग्रह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषित परियोजना है जिसे 2275 किलोमीटर के लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान के साथ इसरो के अच्छी तरह से सिद्ध I2K बस प्लेटफॉर्म के आसपास कॉन्फ़िगर किया गया है। उपयोग उपग्रह को मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन और भूमि और महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेषता इसमें अत्याधुनिक पेलोड जैसे 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर मौसम विज्ञान पेलोड संचार पेलोड द डेटा रिले ट्रांसपोर्टर आदि स्वचालित मौसम स्टेशनों से मौसम विज्ञान जल विज्ञान और समुद्री संबंधी डेटा प्राप्त करता है और मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाता है। GSLV F14 तरल प्रणोदक का उपयोग करने वाला एक अधिक उन्नत रॉकेट 3 चरणों में क्रायोजेनिक तरल प्रणोदक का उपयोग करता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हाल ही में PM मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की है जो एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ परिवार को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना है। यह महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांग को संबोधित करते हुए देश में छत पर सौर प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के पिछले प्रयासों पर आधारित है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इसमें आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा। यह योजना न केवल गरीबों और मध्य वर्ग के बिजली बिल को कम करने में मदद करेगी बल्कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगी। यह योजना 40 GW छत सौर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। भारत की वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता कुल सौर क्षमता दिसंबर 2023 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 GW है। छत पर सौर क्षमता लगभग 11.08 GW है। अग्रणी राज्य राजस्थान 18.7 GW के साथ कुल सौर क्षमता में अग्रणी है जबकि गुजरात 2.8 GW के साथ छत पर सौर क्षमता में शीर्ष पर है। रूफटॉप सोलर संबंधित अन्य योजनाएं सरकार ने वर्ष 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य 2022 तक 40 GW की संचयी क्षमता स्थापित करना था। यह वितरण कंपनियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है। खनिज नीलामी संशोधन नियम 2024 भारत सरकार ने खनिज नीलामी संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। संशोधनों का उद्देश्य खुलेपन में सुधार करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और संसाधन नीलामी से राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। यह खनिज नीलामी नियम 2015 का स्थान लेगा। प्रमुख बिंदु अग्रिम शुल्क की सीमा तय करना।
संशोधनों में खनिज ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता द्वारा किए गए एक मुश्त अग्रिम भुगतान पर 500 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा लगाई गई है। पहले कोई सीमा नहीं थी जिससे आक्रामक अग्रिम प्रतिबद्धताएं होती थी। संबंध बोली को प्रतिबंधित करना प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को कम करने के लिए नए नियम व्यावसायिक सहयोगियों को उसी खनिज ब्लॉक पर बोली लगाने से रोकता है। अन्वेषण लाइसेंसिंग की सुविधा प्रदान करना संशोधित कानून राज्य सरकार को नीलामी के माध्यम से सीधे अन्वेषण लाइसेंस EL देने की अनुमति देते हैं। खनन पट्टे पर हस्ताक्षर करने से पहले लाइसेंस धारक के पास खनिज भंडार की खोज का विकल्प होता है। राजस्व हिस्सेदारी के लिए राज्यों को सख्त बनाना राज्य सरकारें अब नीलामी प्रीमियम का अधिकतम प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करेगी जो खोजकर्ता लाइसेंस के तहत वाणिज्यिक खनन शुरू होने पर उन्हें मिलेगा। निवेश सूची को आकर्षित करना नीलामी नियम में संशोधन का उद्देश्य अग्रिम भुगतान बाधाओं को कम करके और अन्वेषण नीति स्पष्टता में सुधार करके निजी भागीदारी को बढ़ाना है। पारदर्शिता को बढ़ावा देना संबंध बोलियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण पारदर्शिता के उद्देश्यों को मजबूत करना है। EL सुरक्षा का मानकीकरण परिवर्तनों के लिए 500 से 1000 वर्ग किलोमीटर के अन्वेषण परमिट के लिए 2 करोड़ रुपए के लगातार % सुरक्षा भुगतान की आवश्यकता होती है। कार्यान्वयन कुंजी अब उनके जमीनी क्रियान्वयन पर नज़र रखी जाएगी, विशेष रूप से अन्वेषण अनुमति के विकेंद्रीकरण और राज्य आय हिस्सेदारी निर्णयों पर। भारतीय शेयर बाजार बना चौथा सबसे बड़ा बाजार। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार प्रमुख बिंदु 22 जनवरी को भारत का बाजार पूंजीकरण हांगकांग के $4.29 ट्रिलियन के मुकाबले $4.33 ट्रिलियन था। भारत का शेयर बाजार अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार है। कारक हांगकांग के बाजार में गिरावट, तकनीकी उन्नयन, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकी प्रगति ने शेयर बाजार तक पहुंच आसान बना दी है। चीन के विकल्प के रूप में भारत आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक अनिश्चितताएं चीन को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बनाती है। भारत के स्थिर और आशाजनक माहौल ने हाल के सुधार के साथ मिलकर भारत को एक अनुकूल विकल्प बना दिया है। स्पॉट मार्केट यह एक बाजार है जहां सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक, इक्विटी या शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में 2 प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स है जो शीर्ष 30 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 50 है जो शीर्ष 50 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। वैभव फेलोशिप योजना। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मूल के 22 वैज्ञानिकों को वैश्विक भारतीय विज्ञान फेलोशिप की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु। हाल ही में DST ने वैभव योजना के तहत 22 वैज्ञानिकों के पहले बैच की घोषणा की है। वे भारतीय विज्ञान संस्था, IIT, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आदि सहित भारतीय संस्थानों में हर साल 1 या 2 महीने अधिकतम 3 साल तक बिताएंगे। वैभव फेलोशिप योजना जून 2023 में शुरू की गई। वैभव फेलोशिप भारतीय संस्थानों के साथ अल्पकालिक सहयोग के लिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। पात्रता। फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों
को प्रदान की जाएगी, जो अपने संबंधी देशों में अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं। अनुदान। वैभव फेलोशिप योजना में फेलोशिप अनुदान 4 लाख प्रति माह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, आवास और आकस्मिकताएँ शामिल होंगी। विशेषताएँ। इसके तहत 75 वैभव फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी। चयनित अध्येताओं को क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और सामग्री विज्ञान सहित 18 पहचाने गए ज्ञान क्षेत्रों में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन सहयोगों का उद्देश्य दुनिया भर के भारतीय वैज्ञानिकों की विशेषता का उपयोग करके अनुसंधान, उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देना है। दुनिया का प्रथम मलेरिया वैक्सीन। हाल ही में अफ्रीका देश कैमरून ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी के सहयोग से बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मुख्य बिंदु। कैमरून 6 माह की उम्र तक के सभी शिशुओं को मास्कीरिक्स RTS टीका निःशुल्क प्रदान करेगा। मास्कीरिक्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया तथा इसे अक्टूबर 2023 में WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया। मध्य अफ्रीकी राष्ट्र अगले वर्ष तक 2,50,000 बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महत्व। अफ्रीका में प्रत्येक वर्ष परजीवी बीमारी के लगभग 250 मिलियन मामले दर्ज होते हैं, जिनमें 6 लाख मौतें शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे बच्चे होते हैं। नीतीश डिवाइस। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। इसके मध्य से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों एवं बाहर निकलने वाले व्यक्ति इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 30 मिनट पहले ही उन्हें आपदा की सूचना मिल जाएगी। मुख्य विशेषताएं। नीतीश नोवेल इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन लिव्स। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना के सहयोग से निर्मित किया गया है। यह एक अलर्टिंग डिवाइस है। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले ही आपदा की सूचना मिलने लगेगी, जिससे व्यक्ति सतर्क हो जाएंगे। यह वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, लू, शीत लहर जैसी आपदाओं में भी चेतावनी देगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पेरेंट की शक्ल के इस डिवाइस का नाम नीतीश रखा है। हिंदी रूपांतरण। नीत तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच। यह शरीर की ऊर्जा से चार्ज होगा। लाभ। संसाधनों का पूर्वानुमान लगाकर आपदा कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादन हो सकेगा। निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत होने से आपदा कार्यों में अंतर्विभागीय समन्वय और बेहतर होगा। बिहार में प्रतिवर्ष आपदाओं से होने वाली भारी जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 2024 से 25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नामांकन के 12 घटक भाग हैं। महाराष्ट्र के सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला और विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में जिंजी किला। मराठा सैन्य परिदृश्य। विविध भौगोलिक क्षेत्रों में वितरित ये घटक मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। किलों का यह असाधारण नेटवर्क पदानुक्रम, पैमाने और
टाइपोलॉजिकल विशेषताओं में भिन्नता भारतीय प्रायद्वीप में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं, कोंकण तट, दक्कन का पठार और पूर्वी तटों के लिए विशिष्ट दृश्य इलाके और भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिमाण है। वर्तमान में भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल। वर्तमान समय में भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इनमें से 34 सांस्कृतिक स्थलों, 7 को प्राकृतिक स्थलों और 1 को मिश्रित स्थलों के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन तथा 42वें यूनेस्को स्थल के रूप में कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर को नामित किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन स्टॉप सेंटर योजना। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने देश भर के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। वन स्टॉप सेंटर योजना यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत तैयार की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना। वन स्टॉप सेंटर योजना 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित उन सभी महिलाओं की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हिंसा से पीड़ित है। यह केंद्र चिकित्सा, कानूनी, मनोविज्ञान और परामर्श सहायता सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करते हैं। यह सामूहिक दृष्टिकोण महिलाओं को निशाना बनाने वाली सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ दृढ़ है। वित्तीय सहायता इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिनमें केंद्र सरकार 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं: आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, मेडिकल सहायता, मनोसामाजिक सहायता और परामर्श, कानूनी सहायता एवं परामर्श। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य सरकार के विकास हस्तक्षेप की पहुंच को बढ़ाना और अनुदान प्राप्त संस्थानों, NGO द्वारा संचालित और आवासीय स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की कमी वाले अनुसूचित जाति के प्रमुख क्षेत्रों में अंतर को भरना है। मुख्य बिंदु: इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9वीं और 11वीं में CBSE या राज्य बोर्ड से संबद्ध सर्वोत्तम निजी आवासीय विद्यालयों को 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। योजना में ब्रिज कोर्स का प्रावधान है, जिससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रवेशित अनुसूचित जाति के छात्र बाकी कक्षा के बराबर पहुंच सकेंगे। यह योजना 2 मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। मोड 1, मोड 2। प्रत्येक वर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3000 मेधावी अनुसूचित जाति छात्रों को NTA द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चुना जाता है और संबद्ध निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। मोड 2 SC के छात्रों के लिए शिक्षा क्षेत्र से संबंधित स्कूल छात्रावास परियोजनाओं को चलाने के लिए NGO को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता मानदंड: वर्तमान में 8वीं और 10वीं कक्षा में नामांकित अनुसूचित जाति के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि के छात्र लाभ के लिए पात्र हैं। नोड मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। भारत रत्न पुरस्कार 2024: भारत सरकार ने 2024 के लिए 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2024 कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री थे। इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है।
1978 ईस्वी में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी एक भारतीय राजनीतिज्ञ जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वकालत करने के लिए गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत करने और अयोध्या में समाप्त होने वाले राम रथ यात्रा के आरंभकर्ता थे मनकोम्बू सदाशिवन एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत की कृषि में आत्मनिर्भर बनने और इसे आधुनिक बनाने में मदद की। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिसमें 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार शामिल है। पामुल पर्थी वेंकट पी.वी. नरसिम्हा राव ने 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राव के कार्यक्रम में ही वर्ष 1991 में एलपीजी सुधारों को लागू किया गया। उन्हें दूरदर्शी नेतृत्व और भारत को बदलने वाले नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह, वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के एक प्रमुख नेता थे। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। प्रथम प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन 1954 में भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे। इसमें एक प्रमाण पत्र, एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक और कोई मौद्रिक अनुदान शामिल नहीं है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय वीरता क्रम में 7वें स्थान पर है। 5 नई रामसर साइट। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा की है। भारत में रामसर साइटों की संख्या 80 हो गई है। मुख्य बिंदु, यह घोषणा विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी, जो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग है। 5 नए रामसर स्थल, 3 स्थल कर्नाटक में है और 2 स्थल तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। अघनासिनी मोहाना कर्नाटक। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व यह एक मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है। यह पैटेंड स्टॉक और ब्लैक हेडेड आइबिस की 1% से अधिक जैव भौगोलिक आबादी का समर्थन करता है। अघनासिनी मोहाना, इसका निर्माण अरब सागर के साथ अघनासिनी नदी के संगम पर हुआ है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह बार हेडेड हंस के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रम स्थलों में से एक है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य यह तमिलनाडु के सबसे बड़े अंतर्देशीय आर्द्रभूमियों में से एक है और क्षेत्र के लिए भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, ये वनयुक्त आर्द्रभूमि विश्व स्तर पर लुप्तप्राय ब्लैक चिन्ड, नीलगिरी लाफिंग थ्रश और नीलगिरी ब्लू रॉबिन और कमजोर नीलगिरी वुड कबूतर के लिए आवास के रूप में काम करती है। रामसर कन्वेंशन, यह रामसर स्थलों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत 180 देशों में से 93वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की मुख्य बिंदु। CPI 2023 के अनुसार अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार से निपटने में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की है। वैश्विक स्कोर 43 पर बना हुआ है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड इस सूची में शीर्ष पर हैं। 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 है। 2023 सूचकांक में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है, जो 2022 में इसके 85वें स्थान से थोड़ी गिरावट है। सोमालिया अंतिम स्थान पर था। निचले स्थान पर रहने वाले अन्य देश वेनेजुएला, सीरिया, दक्षिण सूडान और यमन। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। CPI एक सूचकांक है जो देशों को विशेषज्ञ आकलन और जनमत सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के उनके कथित स्तरों के आधार पर रैंक करता है। यह सूचकांक 1995 से गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग है। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। IEA के अनुमानों के अनुसार भारत की बिजली की मांग चीन से आगे निकल जाएगी। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। 2024 से 26 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग वृद्धि 6.5% की आंकी गई है। इस मजबूत विस्तार से अगले 3 वर्षों में भारत की अतिरिक्त बिजली की मांग ब्रिटेन की कुल मांग के लगभग बराबर हो जाएगी। वर्ष 2023 में 74% की कमी के बावजूद वर्ष 2026 तक कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत से भारत की 68% विद्युत की मांग पूरी होने की उम्मीद है। भारत ने 2023 में 21 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी, लेकिन जल विद्युत में कमी के कारण सौर ऊर्जा पवन विकास की भरपाई के कारण नवीकरणीय ऊर्जा 21% उत्पादन हिस्सेदारी पर स्थिर हो गई। भारत में बिजली की मांग 2023 में 7% बढ़ी और 2022 में 8.6% से कम है। मजबूत विस्तार को देखते हुए देश की कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 2024 से 26 में वार्षिक औसतन 2.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। देश में नवीकरणीय उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 13% रहेगी। परमाणु क्षमता। 2024 और 2026 के बीच वैश्विक स्तर पर पाइपलाइन में आधे से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन और भारत में है। भारत ने वर्ष 2032 तक अपनी परमाणु क्षमता को 3 गुना करने की योजना की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 13 GW जोड़ने का है। भारत में वर्तमान में 21 परिचालन योग्य परमाणु रिएक्टर है, जो देश की लगभग 2% बिजली उत्पादन करते हैं। भारतीय स्टाम्प बिल 2023। केंद्र ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को निरस्त करने और देश में स्टाम्प शुल्क व्यवस्था के लिए एक नया कानून लाने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने जनता
से 30 दिनों की अवधि के भीतर भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। नोट: स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों के भीतर संविधान के अनुच्छेद 268 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क अनिवार्य रूप से एक सरकारी कर है जो रजिस्ट्रार के साथ दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते या लेनदेन पत्र जैसे दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए लगाया जाता है। वचन पत्र, विनिमय बिल, ऋण पत्र, चेक, बीमा पॉलिसियों, डिबेंचर, शेयरों के हस्तांतरण, प्रॉक्सी, लदान बिल और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क को अदालत में वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ड्राफ्ट इंडियन स्टाम्प बिल 2023 की प्रमुख विशेषताएं: नए मसौदा विधेयक में डिजिटल ई-स्टाम्प के नियम शामिल हैं। विधेयक की धारा 218 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प या ई-स्टाम्प शब्द डिजिटल रूप से बनाए गए चिह्न को संदर्भित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीकों या अन्य माध्यमों से स्टाम्प शुल्क के भुगतानों को दर्शाता है। विधेयक में डिजिटल हस्ताक्षर के प्रावधान शामिल हैं। डिजिटल हस्ताक्षर वह तारीख है जिससे कोई ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सत्यापित कर सकता है। विधेयक के मसौदे में जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसमें कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिकतम जुर्माना राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने और बार बार अपराध करने पर 1,000 रुपये प्रतिदिन लगाने का प्रावधान है। नए बिल की आवश्यकता क्यों? अप्रासंगिक कानून: भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के कई प्रावधान अब निरर्थक या निष्क्रिय हो गए हैं। जैसे 1899 के अधिनियम में डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के प्रावधानों का अभाव था और समानता। पहले के अधिनियम में स्टाम्प शुल्क के संबंध में सभी भारतीय राज्यों के लिए एक समान कानून का अभाव था। 1899 का अधिनियम संयुक्त रूप से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित था, जिसकी 6 राज्यों ने अपने स्वयं के स्टाम्प अधिनियमों और नियमों का पालन किया। संपीड़ विवाह: हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 HMA की धारा 5(5) की संवैधानिकता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया, जो रीति रिवाज की अनुमति के बिना हिंदुओं के बीच संपीड़ विवाह पर रोक लगाती है। संवैधानिक वैधता: याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पर्याप्त सबूत का अभाव: महिला ने तर्क दिया कि संपीड़ित विवाह बिना दस्तावेजी रीति रिवाज के भी मौजूद है और दोनों परिवारों की सहमति ने विवाह को मान्य किया। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय: दिल्ली उच्च न्यायालय को उनकी दलीलों में कोई योग्यता नहीं मिली। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक स्थापित परंपरा का वैध सबूत प्रदान नहीं किया जो एक संपीड़ विवाह को उचित ठहराने के लिए आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह में साथी का चुनाव विनियमन के अधीन हो सकता है। महिला ने यह दिखाने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार पेश नहीं किया कि संपीड़ विवाह के खिलाफ प्रतिबंध समानता के अधिकार का उल्लंघन था। संपीड़ विवाह क्या है? संपीड़ विवाह उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक निश्चित सीमा तक निकटता के भीतर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजनों के लिए संपीड़ा संबंधों का अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। दो व्यक्तियों को एक दूसरे का संपीड़ कहा जाता है यदि उनमें से एक संपीड़ संबंध की सीमा के भीतर दूसरे का
वंशज संबंधित है या उनके पास एक सामान्य वंशानुगत संबंध है। HM1 के तहत माता और पिता दोनों पक्षों में कुछ पीढ़ियों के अंतर्गत विवाह निषिद्ध है। मातृपक्ष 3 पीढ़ियों के भीतर विवाह वर्जित है। भाई बहन पहली पीढ़ी, उनके माता पिता दूसरी पीढ़ी, उनके दादा दादी तीसरी पीढ़ी। पितृपक्ष इसका विस्तार दादा दादी के दादा दादी अर्थात 5 पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति तक लागू होगा। यदि कोई विवाह संपित विवाह होने की धारा 5(5) का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और ऐसी कोई स्थापित प्रथा नहीं है जो इस तरह की प्रथा की अनुमति देती हो, तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात विवाह प्रारंभ से ही अमान्य था और ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं। अपवाद HM1 की धारा 5(5) के अनुसार यदि इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के रीति रिवाज संपित विवाह की अनुमति देने हैं तो ऐसे विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। कस्टम शब्द की परिभाषा HM1 की धारा 3A में प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि एक प्रथा को लगातार और समान रूप से लंबे समय तक मनाया जाना चाहिए और इसे स्थानीय क्षेत्र, जनजातीय समूह या परिवार में हिंदुओं के बीच पर्याप्त वैधता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि इसे कानून की शक्ति प्राप्त हो। नोट अदालत ने कहा कि यदि विवाह में साथी की पसंद को अनियमित छोड़ दिया जाता है तो अनाचारपूर्ण संबंध को वैधता मिल सकती है। दावोस शिखर सम्मेलन 2024 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का इस वर्ष का संस्करण 15 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया था। WEF 2024 का व्यापक विषय पुनर्निर्माण विश्वास था। दावोस बैठक 2024 कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस वर्ष की बैठक में AI मुद्दा केंद्र में रहा। मानव कल्याण के लिए इसकी अनेक परिवर्तनकारी क्षमताओं पर चर्चा की गई। इसने संभावित खतरों पर भी प्रकाश डाला, जैसे विनियमन की आवश्यकता, प्रतिरूपण और गलत सूचना के जोखिम, नौकरी छूट का डर। इससे असमानताएं और भी गंभीर हो सकती है, किंतु प्रतिभागी इस बात पर सहमत हुए कि सकारात्मकताएं नकारात्मकताओं से अधिक है। मानव बुद्धि को AI से किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। युद्ध और अनिश्चितता। व्यापारिक नेताओं ने नाजुक भू-राजनीतिक स्थिति, मध्य पूर्व और यूरोप के युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरों और खाद्य सुरक्षा के आसपास अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिम के बारे में बात की। जलवायु व्यवसायों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने और मतभेदों के बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए देशों को एकजुट होने की आवश्यकता चर्चा का एक अन्य विषय था। विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के वित्त पोषण में विकासशील देशों द्वारा सहायता प्रदान की जानी है। चीन की अर्थव्यवस्था। धीमी अर्थव्यवस्था का सामना करते हुए चीन ने पश्चिम से अधिक निवेश आकर्षित करने की कोशिश की, जिसमें नरमी देखी गई। 52% पर 2023 में चीन की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अभी भी महामारी पूर्व स्तर से नीचे है। भारत विशिष्ट अवलोकन। कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा दावोस 2024 के आकलन में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में तेजी से बदल रहा है। शिखर सम्मेलन WEF और भारत सरकार के समर्थन के साथ लैंगिक समानता और समानता के लिए एक ग्लोबल गुड अलायंस शुरू करने की घोषणा की। इस गठबंधन का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है। दावोस शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान जारी प्रमुख रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024,
वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2024, वैश्विक ऊर्जा आउटलुक 2024, विकास का भविष्य रिपोर्ट 2024, विश्व यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच WEF एक स्विस गैर लाभकारी फाउंडेशन है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। उद्देश्य यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आधार देने के लिए व्यापार, राजनीति, शिक्षा एवं समाज के अन्य नेताओं का संलग्न करते हुए विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं का वित्त। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट उनके वित्त और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। यह रिपोर्ट आर्थिक और नीति अनुसंधान के स्थानीय वित्त प्रभाग में तैयार की गई है। यह वर्ष 2020 से 21 से 2022 से 23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के डेटा पर आधारित है। यह उनके वित्त और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन प्रस्तुत करता है। पंचायतों की शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण में तीव्र अंतरराज्य भिन्नताएं हैं। उच्च हस्तांतरण स्तर वाले राज्यों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और हाल के वर्षों में जल आपूर्ति और स्वच्छता में बेहतर परिणाम प्रदर्शित किए हैं। पंचायतों को औसत राजस्व वर्ष 2022 से 23 में 21.23 लाख है, जो वर्ष 2021 से 22 में 23.2 लाख की तुलना में गिरावट को दर्शाता है। पंचायतों का औसत व्यय 2021 से 22 में 17.3 लाख से घटकर 2022 से 23 में 12.5 लाख हो गया है। पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व और व्यय पर डेटा की असमान उपलब्धता के कारण उनके राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन चुनौतीपूर्ण है। रिपोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव। पंचायती राज संस्थाएं पारदर्शी बजट और राजकोषीय अनुशासन विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाओं, विवेकपूर्ण संपत्ति प्रबंधन, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल अपनाने जैसे उपायों के माध्यम से अपने सीमित संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों को पर्याप्त और विविध फंडिंग स्रोत प्रदान करके अधिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देकर क्षमता निर्माण कार्यक्रम को लागू करने और बुनियादी ढांचे को उन्नत करके सशक्त बनाना अनिवार्य है। सम्पीलैंड्स ई-साक्षी मोबाइल ऐप। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एमपीलैड्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह के लिए एमपीलैड्स ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। ई-साक्षी एप्लीकेशन। एमपीलैड्स ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा और पहुंच प्रदान करता है, जिससे सांसदों को वास्तविक समय में परियोजनाओं को प्रस्तावित करके ट्रैक करने और निगरानी करने की अनुमति मिलती है, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है, जिससे उभरती ज़रूरतों या मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम होती है। मोबाइल एप्लीकेशन सांसदों को उनके प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर त्वरित अपडेट, परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर त्वरित अपडेट प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। यह सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे सूचनाओं के अधिक कुशल आदान प्रदान की सुविधा मिलेगी। एमपीलैड्स योजना। इसे पहली बार दिसंबर 1993 में पेश किया गया था, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसके तहत धनराशि सीधे जिला अधिकारियों को अनुदान सहायता के रूप में जारी की जाती है। योजना के तहत जारी धनराशि गैर व्यक्तिगत योग्य है। वर्तमान में प्रति संसद निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक पात्रता 5 करोड़ रुपये है।
संसद सदस्यों की भूमिका कार्यों की अनुशंसा करने तक ही सीमित है। इसके बाद निर्धारित समय अवधि के भीतर अनुशंसित कार्यों को मंजूरी देना, निष्पादित करना और पूरा करना जिला प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली (NTPS) हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध पारगमन की सुविधा के लिए पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया। NTPS की कल्पना वन नेशनल वन पास व्यवस्था के रूप में की गई है, जो पूरे देश में निर्बाध पारगमन को सक्षम बनाएगी। नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मुख्य बिंदु: वर्तमान में राज्य विशिष्ट पारगमन नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं। यह पहल देश भर में कृषि वानिकी में शामिल वृक्ष उत्पादकों और किसानों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मोड प्रदान करके लकड़ी पारगमन परमिट जारी करने की सुव्यवस्थित करेगी, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। NTPS के तहत उत्पन्न QR कोडित पारगमन परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्बाध पारगमन की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेक गेट की अनुमति होगा। यह निजी भूमि, सरकार स्वामित्व वाले वन और निजी डिपो जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय परिवहन दोनों के लिए रिकॉर्ड का प्रबंधन करता है। पारगमन परमिट उन वृक्ष प्रजातियों के लिए जारी किए जाएंगे जो विनियमित है। वर्तमान में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने एकीकृत परमिट प्रणाली को अपनाया है, जिससे उत्पादकों, किसानों और ट्रांसपोर्टरों के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार संचालन सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है। राम मंदिर टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि: 1528 बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1859 ब्रिटिशों ने इस स्थल को 2 अलग-अलग खंडों में विभाजित किया। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई। 1862 से 63 अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया। 1949 सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित किया। 1976 से 77 B.B. लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया। 1984 विश्व हिंदू परिषद के तहत हिंदू मंदिर समिति का गठन किया गया। 1990 भाजपा ने मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया। 6 दिसंबर 1992 भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। 16 दिसंबर 1992 केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अलग टुकड़ा मुस्लिम समूहों को भी दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया, जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए। नोट: 5 जजों की बेंच द्वारा फैसलों और उनके सदस्य निम्नलिखित हैं: CJI रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबडे, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी। 22 जनवरी 2024 मंदिर प्रतिष्ठापन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं: मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है। वास्तुकार चंद्रकांत V. सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है।
लार्सन ए टुब्रो कंपनी द्वारा निर्मित। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। 5 मंडप है: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंचाई है। इसमें कुल 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिससे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, जटायु और देवी अहिल्या को समर्पित है। नोट: भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। अटल सेतु: हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया, जिसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु न्हावा सेवा सी लिंक के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर, 6 लेन, 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर, 5.5 किलोमीटर जमीन पर। दुनिया का 12वां सबसे लंबा पुल। बजट 17,840 करोड़ लगभग। शिलान्यास दिसंबर 2016। यह पुल दक्षिण मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई से चिरले से जोड़ता है। यह यात्रा का समय 2 घंटे से घटाकर 15 से 20 मिनट तक ले जाएगा। महत्व: यात्रा समय में बचत, जीवाश्म ईंधन की बचत, पर्यावरण अनुकूल, ट्रैफिक दबाव में कमी, बेहतर गतिशीलता। राष्ट्रीय घटनाक्रम: महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को रात में आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया। यह प्रमाणन डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा किया गया। नोट: IAO इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, हानले गांव, पूर्वी लद्दाख, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। NH 66 मुंबई गोवा NH पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग NH स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। नोट: स्टील स्लैग स्टील निर्माण का एक उत्पाद है जो स्टील बनाने वाली भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग रोड एक पर्यावरण अनुकूल सड़क निर्माण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कचरे के स्याही उपयोग के साथ ही कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन की संभावना है। नीति आयोग द्वारा जारी चर्चा पत्र 2005 से 6 से भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुसार बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 2013-14 में 29.11% से गिरकर 2022 से 23 में 11.28% होने का अनुमान है। भारत ने पिछले 9 वर्षों में गरीबी उन्मूलन अभियान में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। सार्वजनिक मौसम सेवाएं प्रदान करने के अधिदेश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD
15 जनवरी 2024 को अपनी उपस्थिति के 185वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की। स्थापना 1875। नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण क्षेत्र विशेषकर राजौरी पूंछ जिलों की आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के तहत गुजरात, कर्नाटक, केरल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। यह रैंकिंग वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT खड़गपुर के एक संयुक्त अध्ययन में गुजरात के वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिले हैं। वडनगर में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, जो इसे सबसे पुराना जीवित शहर बताता है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सुनाए गए एक फैसले के तहत संविधान के अनुच्छेद 19 का 1E के तहत भारत में रहने के अधिकार का दावा विदेशियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। भारतीय नौसेना IN और रॉयल थाई नेवी RTN के मध्य एक्स अयुत्या नामक पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना जहाज IN कुलिस और INL CU-56 ने भाग लिया। गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए झारखंड के कोडरमा में एक वल्चर गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बीमारी मवेशियों के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों से गिद्धों का संरक्षण करना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। ओडिशा सरकार द्वारा मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी। हाल ही में समाचारों में देखी गई पुगनूर गाय दुनिया की सबसे छोटी मवेशियों की नस्लों में से एक है। कच्छी खड़े कच्छ गुजरात की देसी खजूर किस्म को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना द्वारा संभव नामक एंड-टू-एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है। संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में INS चीता, गुलदार और कुंभीर श्रेणी के लैंडिंग जहाज़ों को पोर्ट ब्लेयर में 40 वर्षों के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, सरकार का लक्ष्य 2030 तक आकस्मिक मौतों में 50% की कटौती करना है। फारसी को नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, अन्य 3 पाली, प्राकृत, फारसी। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और अर्जेंटीना के सरकार उद्यम कैटामार्का के मध्य हुआ है। केरल द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकना है। भारतीय सेना द्वारा महाराष्ट्र के देवलाली में एक्सरसाइज टॉपची में अपनी स्वदेशी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जन मन योजना की पहली किस्त जारी की है। क्या है PM जन मन योजना?
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के उत्थान के उद्देश्य में लाई गई सरकारी योजना है। इसकी शुरुआत जो है 15 नवंबर 2023 को हुआ था। मूल बजट 24,000 करोड़ है। शामिल मंत्रालय 9। इसका जो उद्देश्य है सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ अस्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। नोट 1973 में डेभर आयोग द्वारा आदिम जनजातीय समूह को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया। भारत में 18 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 75 PVGT समुदाय रहते हैं। सर्वाधिक उड़ीसा में 13। विश्व आर्थिक मंच द्वारा तेलंगाना में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र बनाया जाएगा। 17 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य फरीदाबाद में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के निधि प्रवाह में पारदर्शिता लाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ई-साक्षी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में होगा। ग्लोबल फायर पावर GFP 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का चौथा रैंक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन क्रमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 46वें एवं राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई का असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शौर्य नामक एक चीते की मृत्यु हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलाम समुद्रम में राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और प्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव उत्तर प्रदेश के सरयू नदी में लॉन्च की जाएगी। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। बिहार के बाद जो है आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है जाति जनगणना में। हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब रेलवे ब्रिज की तस्वीरें पर शेयर की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ऊंचाई 359 मीटर। नोट: यह पुल 1315 मीटर लंबा है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। 16वें वित्त आयोग में 3 नए पदों का सृजन होगा। 3 नए पदों में 2 संयुक्त सचिव के पद व आर्थिक सलाहकार के पद का सृजन किया जाएगा। केरल देश में हवाई पर्यटन नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। टीका निर्माता कंपनी इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का टीका विकसित किया है। टीके का नाम हैविसियोड है। केरल के शेख हसन खान द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी ओजोस डेल सलाडो को फतह कर लिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपनी यात्रा इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य गरीब व मध्य वर्ग का बिजली बिल कम करना, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC देश के सबसे बड़े बैंक SBI को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से पछाड़कर भारत की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। IMF द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.3% से बढ़कर 6.7 कर दिया गया है। 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक राष्ट्र एक विधायी मंच पर जोर दिया गया। चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला बनी है। क्रू ड्रीम भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप है जिसकी कीमत $1 बिलियन से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके मेट्रो रेल निगम को नागपुर में फुटाला झील पर निर्माण गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। हाल ही में आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में 2020 से 21 से 2022 से 23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। हाल ही में चर्चा में रही विजय राघवन समिति का संबंध रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के पुनर्गठन तथा समीक्षा से है। इस समिति का गठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। रक्षा मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में 100 स्कूली छात्रों को वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 के विजेताओं के रूप में सम्मानित किया। प्रोजेक्ट वीर गाथा का उद्देश्य सशस्त्र बलों के बलिदान के प्रति जागरूकता तथा प्रशंसा पैदा करना था। भारतीय वायुसेना ने 23 से 24 जनवरी 2024 को फ्रांसीसी वायुसेना तथा संयुक्त अरब अमीरात सेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ। अन्य युद्धाभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान, बकलो हिमाचल प्रदेश, सदा तनसीक भारत सऊदी अरब जनवरी 29 से 10 फरवरी राजस्थान, साइक्लोन भारत प्लस मिस्र आज से इजिप्ट, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। टाटा समूह ने हेलीकॉप्टर बनाने वाली भारत की पहली प्राइवेट फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ समझौता किया। इस असेंबली लाइन में एयरबस के सबसे ज़्यादा बिकने वाला H-125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। जंगल और वन्यजीव की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेना के अग्निवीर की तर्ज पर मध्य प्रदेश में वनवीर की भर्ती करेगा। केंद्र सरकार द्वारा दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। नोट 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 49वें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। भारत रत्न पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति है ये। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस बार श्रीलंका में गीता महोत्सव 2024 आयोजन करेगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने आधिकारिक अकाउंट से रामलला की मूर्ति बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मूर्तियों का वीडियो शेयर किया गया है। इनमें इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की 39वीं फीट प्रतिमा और केदारनाथ के आदि शंकराचार्य की 12वीं फीट की प्रतिमा शामिल है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोगो और टैगलाइन का अनावरण किया गया है। टैगलाइन है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। 75वें गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृकता रखी गई है। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह छठी बार था जब
कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नोट: भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो शामिल हुए थे। केंद्र सरकार द्वारा 1132 पुलिसकर्मियों को वीरता व सेवा पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ है। पार्वती बरुआ का संबंध असम से है, जिन्हें हाथी की परी के नाम से भी जाना जाता है। दिव्यांगजनों को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए नागपुर में एक दिव्यांग स्टेडियम बनेगा। ऊं की आकृति वाला दुनिया का पहला शिव मंदिर राजस्थान के पाली में बनकर तैयार हुआ है। पंजाब सरकार द्वारा देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 को ऐलान किया गया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2024 से 25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित ऐप अनुवादिनी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसका उद्देश्य संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करना है। राज्य विशेष योजनाएं: गृह ज्योति योजना तेलंगाना 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत विगत वर्ष 2022 के 85वें स्थान से 8वें स्थान नीचे फिसलकर 93वें स्थान पर आ गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के परेड 2024 में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार मिला है। उड़ीसा ने अपनी झांकी में महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित किया था। थोरडो पर्यटन गांव को प्रसिद्ध करने वाली गुजरात की झांकी को पीपल चॉइस कैटेगरी के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी विषयक झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। 26 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य राजस्थान में सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 16 वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वित्त आयोग के 4 पूर्णकालिक सदस्य एन झा, एनजी जॉर्ज, मैथ्यू, सौम्या कांति घोष, मनोज पांडा। गौरतलब है कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष और ऋतिक रंजनम पांडे को सचिव नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक संस्था है। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक स्थापित किया गया है। रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लोहाटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में देखी गई रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर एक एन ऑफ रिवर पनबिजली पहल है। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा डिब्रूगढ़ असम में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी गई। 38 वर्ष की सेवा के पश्चात 1985 में कमीशन किए गए सर्वेक्षण जहाज INS निरूपक को भारतीय नौसेना द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया। हाल ही में नागालैंड में सामोआ ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कुटिया कोध जनजाति उड़ीसा राज्य से संबंधित है।
स्कूटिया कोद जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। पश्चिम बंगाल के काले नूनिया चावल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। राज्य विशेष योजनाएं, योजना और राज्य: युवा निधि कर्नाटक, ऑपरेशन अमृत केरल, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, महिला उद्यमिता अभियान असम, माय स्कूल माय प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश, केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई झारखंड।